नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑक। आज हमारे साथ में हैं सीजीएसटी लखनऊ के निरीक्षक संघ के अवजात श्रीवास्तव जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए इनको अभी हाल में ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आइए हम इनसे बात करते हैं, आखिर क्या आरोप हैं इन पर और इन्होंने अधिकारियों पर क्या आरोप लगाए हैं। अवजात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप बताइए कि क्या आरोप आप पर लगाए गए थे। धन्यवाद पहले आपको जो हमको मौका दिया इसमें यहाँ पे बोलने का, अपनी बात कहने का। और सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है कि पब्लिक डिपार्टमेंट से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो, पारदर्शिता आए और पब्लिक को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक सर्विस मिल सके पब्लिक डिपार्टमेंट से। उसी के प्रयास के तहत मैं लगातार अपने विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता के लिए संघर्ष कर रहा था और लगातार हम ऐसे ही लेटर लिख रहे थे जो कि उच्च अधिकारियों की, जो कि इसमें फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, वित्तीय कदाचार में शामिल हैं, उनको ये बहुत बात बुरी लग रही थी। और वो जब हमारा संगठन लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहा था तो इसके कारण जो है वो बिल्कुल गुस्से में थे और उन्होंने फिर मुझे कई तरीके के से चार्जशीट बना के दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मुझे नौकरी से गलत तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से रिमूवल कर दिया है। भ्रष्टाचार की लड़ाई में अब तक जो आपने प्रयास किए हैं और अब आगे आप क्या प्रयास करेंगे, इसके बारे में बताइए। पहले तो हम आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं, कुछ मीडिया चैनल्स जो कि इन्हीं के द्वारा इनपुट दिया गया है और वो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि तिरंगे का अपमान और इस तरीके के और अधिकारियों के साथ बदसलूकी जैसा ये आरोप है। ये बिल्कुल ही मिथ्या है और गलत है। किसी भी तरीके से तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है और कोई भी फ्लैग कोड का वायलेशन नहीं है, कोई भी FIR नहीं है। जबकि उल्टा हमारे द्वारा VVIP कल्चर के खिलाफ, गार्ड ऑफ ऑनर के खिलाफ जो हमने आवाज़ उठाई और एस्कॉर्ट, पब्लिक प्लेस पे वर्दी का दुरुपयोग, खाकी वर्दी जो अवैध थी, कोई भी उसके लिए नियम कानून नहीं था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो हमारे ऊपर इस तरह का झूठा आरोप मढ़ दिया गया और जिससे कि इंस्पेक्टरों की आवाज़ को दबाया जा सके और ये इनका गार्ड ऑफ ऑनर और ये सब चलता रहे। तो ये सबसे पहले ये भ्रामक है। और दूसरा भ्रामक है कि कभी भी किसी भी अधिकारी के साथ हमारे ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप नहीं लगा है। सबसे हमने सांसदीय भाषा में और सबसे लोकतांत्रिक रूप से ही हमने बात करी, अपनी आवाज़ बोली है। और हम जो भी मुद्दे उठा रहे थे, चाहे गाड़ियों का मिसयूज़ हो, चाहे इनके द्वारा अपने जो कार्यों का निष्पादन, जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अपने ऑर्डर्स को नहीं लिखना हो या बड़े कमरे लेना हो, ई-ऑफिस का क्रियान्वयन ना करना हो, सीक्रेट सर्विस फंड का मिसयूज़ करना हो, ये सब और अपने नॉर्म से 4-4 गुने बड़े कमरे लेना हो, उसमें महंगे फर्नीचर्स लगाने हो, इस तरह के मामले हम उठा रहे थे और उसमें पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। मेनली हमारा काम था किसी एक को टारगेट नहीं करना, बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारना, जैसे कि मोदी जी चाहते हैं कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता है। तो मेनली हम ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इसमें इनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था और ये उसका दोहन वित्तीय कदाचार में कुछ IRS अधिकारी बिल्कुल लिप्त थे और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी आधार पे जो हमने 2 चिट्ठी लिखी पहले हमने एसोसिएशन से कि एक सीक्रेट सर्विस फंड जो कि गुप्तचर का फंड है, मुखबिरों का फंड है, उसका बहुत ज़्यादा ही मिसयूज़ होता है। वो अभी हमारे कानपुर के आयुक्त ने भी उठाया वो गुप्तचर के मिसयूज़ का। उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी कि इसका दारू खरीदने में उपयोग होता है। तो इस तरीके का दुरुपयोग होता है। हम तो कहते हैं 10 रुपये भी दुरुपयोग हुआ तो भी आप वो सरकार से पारदर्शिता की मांग कर सकते हैं। उसी आधार पे मोदी जी ने जो लाल किले से भाषण दिया था कि आप सब लोग आइए और भ्रष्टाचार को मिटाने में हमारा सहयोग कीजिए, उसी आधार पे ही हमने ये सब चिट्ठियाँ लिखी कि SSF को पारदर्शी किया जाए, उसको डायरेक्ट खाते में भेजा जाए, इस तरह के सुझाव दिए। और जो हमारे यहाँ सबसे एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार में, प्रमोशन में जो भ्रष्टाचार हुआ था, जैसे कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी और उसके ऊपर 400 लोगों को प्रमोट किया गया, जिसका मुद्दा आपने भी उठाया था अपने न्यूज़ चैनल पे। तो उस तरीके का, उस पर भी हमने जांच की मांग की। उन दोनों चिट्ठियों को जो कि हमने एसोसिएशन से लिखी थी, उसको आधार बना के कि आपने जो है ट्रू प्रॉपर चैनल नहीं भेजा है और आपका एसोसिएशन रिन्यूअल पे था और उस मटेरियल टाइम पे आपका रिकॉग्निशन रिन्यूअल पे था यानी नहीं था, और इसलिए उसके आधार पे हमको हमारे ऊपर कार्रवाई करके और रिमूवल किया गया, जो एक तरीके से नौकरी में कैपिटल पनिशमेंट है। और कोई भी विजिलेंस एंगल नहीं इन्वॉल्व है, कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं है। जबकि जिनके ऊपर करप्शन के चार्ज हैं, जिन्होंने ये सब किए हैं, 207 करोड़ का SVLDRS घोटाले में भी जिनके नाम आए हैं, वो सब प्रमोशन पा के बढ़िया अपना नौकरी कर रहे हैं। और इसमें DGOV भी संलिप्त है जो इन लोग को बचाता है। तो एक तरफ देखिए आप कि जो जिनके ऊपर बड़े बड़े घोटालों
वालों के आरोप हैं उनके इनके खिलाफ कुछ नहीं होता, और जो लोग जो पारदर्शिता की मांग करते हैं, बेहतर व्यवस्था की मांग करते हैं, और उनके खिलाफ ये लोग एक गैंग बना के उसके ऊपर कार्रवाई करके उनको नौकरी से निकालते हैं। और ये मोदी सरकार के मतलब सपनों पर पूरी तरीके से कुठाराघात है। अबजाद जी, 2017 में मोदी जी जब टैक्स के रूप में जीएसटी को लेके आए थे तो इनका उद्देश्य था कि टैक्स जो भी लिया जा रहा है उसमें पारदर्शिता लाई जा सके। इसमें मोदी जी कहाँ तक सफल हुए, ये ज़रा बताइए। नहीं देखिए, सरकार की इंटेंशन पे तो कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जैसे ही डिजिटलाइजेशन की बात करती है और पारदर्शिता की बात करती है, और ये पारदर्शी कर व्यवस्था भी लाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके सारे प्रयासों को पूरी तरीके से सफल नहीं होने दिया जा रहा है। वो उसका सबसे बड़ा कारण है ये जो हायर ब्यूरोक्रेसी है हमारे बोर्ड में, क्योंकि वो अपनी शक्तियाँ नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमको कुछ शक्तियाँ मिलें और हम मतलब उसका दुरुपयोग कर सकें, उसमें ये खुश रहना चाहते हैं और कोई भी तरीके का बदलाव नहीं लेना चाहते। आप देखिएगा कि इन्होंने अभी इतने सालों से कई तरीके के पोस्ट ऑलरेडी बनी हुई है जो कि आपको स्टेट जीएसटी में नहीं दिखती है। जैसे कि स्टेट जीएसटी में पूरे स्टेट में एक कमिश्नर है, लेकिन अब आप केवल अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हमारे विभाग में 40 के ऊपर कमिश्नर हैं, और प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, चीफ कमिश्नर है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, और इनके पास बहुत ही लिमिटेड काम है, मतलब काम ही नहीं रह गया, जीएसटी एक्ट में काम नहीं है। तो मेन क्या है कि सरकार की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होती है। वो तो ई ऑफिस भी ले आके पूरा क्रियान्वयन कर रहे थे। जो माननीय निर्मला सीतारमन ने तो अपने नोट में लिखा था कि हमको पूरा चीज़ ई ऑफिस पे चाहिए। उसके बावजूद भी जो यहाँ पे जो धरातल पे फील्ड ऑफिस है वो मनमाना कार्य करती हैं, वो अपने आप को राजा की तरह ट्रीट करती हैं, और वो मतलब ई ऑफिस तक लागू नहीं कर रहे हैं। और ये कितना बड़ा वो है मोदी सरकार के जो ट्रांसपेरेंसी के लिए कार्यों का पूरी तरीके, डिजिटलाइजेशन के लिए कार्यों का पूरी तरीके से मतलब कि वो है अगेंस्ट है, उनके पॉलिसी के अगेंस्ट है, इस तरीके का कार्य करा। जबकि उसमें हमने 27 लेटर्स लिखे हैं कि ई ऑफिस यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, मनमाने तरीके से होता है, जिसमें मन होता करते हैं, जिसमें मन होता नहीं करते हैं, जिसके मन होता फिजिकल फाइल बना देते हैं, उसमें बैक डेटिंग कर देते हैं, नोटशीट जब भी शिकायत होती है नोटशीट फाड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, इसी से को रोकने के लिए ऑफिस था। तो मोदी सरकार के इंटेंशन में कोई भी सवाल नहीं है। बात यह है कि ये ब्यूरोक्रेसी उनके इंटेंशन को सफल नहीं होने देना चाह रही है, और यही प्रयास एसोसिएशन कर रहा है उनको बताने का कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे ये गलती हो रही है, यहाँ पे ये नहीं करने दे रहे हैं। और एक तरीके से इनका इंटरेस्ट क्योंकि वो हो रहा है, बाधित हो रहा है, तो ये दूसरे तरीक़ों से हमें जो लोग ये इस चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं। आपने बताया कि विभाग में गाड़ियां जो हायर की जा रही हैं उन पे कोई गाड़ियों में जीपीएस नहीं है, कई गाड़ियां कमर्शियल ना होकर प्राइवेट गाड़ियां हैं, कोई लॉग बुक नहीं बनाई जा रही है, गलत तरीके से पेमेंट किए जा रहे हैं, और जो जानकारी के लिए गुप्तचर फंड होता है उस फंड का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा ई ऑफिस को भी ठीक से अभी तक लागू नहीं किया गया है ताकि जो है और ज़्यादा पारदर्शिता लाई जा सके। इस बारे में थोड़ा सा और बताइए। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए कोई भी डिपार्टमेंट कैसे इफ़ेक्टिव पब्लिक सर्विस कर सकता है। पहले तो जब भी कोई भी इंटरनल फंक्शनिंग अगर पारदर्शी और करप्शन फ्री नहीं होगी तो तब तक वो बाहर भी करप्शन फ्री सर्विस नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इंटरनल फंक्शनिंग खुद भी ईमानदार होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। इसी में क्या है कि हमने जो गाड़ियों का मुद्दा उठाया, आपको बता दें कि 250 करोड़ रुपए गाड़ियों पे हर साल खर्च होते हैं, और ये गाड़ियाँ क्योंकि केवल आयुक्त और उनके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को ही अलॉट होती है, लेकिन यहाँ पे एसी से लेके सारे लोग इस गाड़ियों को चला रहे हैं। दूसरी है सीक्रेट सर्विस फंड, उसमें भी करोड़ों रुपए हैं, करीब 110 करोड़ रुपए सालाना खर्चा होते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा था, ई ऑफिस जो आया था, जिससे कि व्यवस्था पारदर्शी होती है और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। ये सोचिए कि मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया के तहत प्रोग्राम है, उसको भी इन्होंने लागू करने में मतलब आनाकानी करी है। 2020 जुलाई से ये लागू था, लेकिन उसके बाद भी आज 4 साल हो गए और ये लोग फिजिकल फाइल पे ही सारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जिससे भी कोई मामला फंसता है तो फाइल बदल सकें या बैक डेटिंग कर सकें या नोटिस देने में टैक्स पेयर को बैक डेटिंग कर सकें, इस तरीके का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो एक और व्यवस्था थी, डिन डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें जो अधिकारी उस नोटिस को साइन करता था उसके दिन पढ़ने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी इन्होंने वो करी और उस दिन के जगह वो सबऑर्डिनेट्स के अधीनस्थों के दिन डालने लगे, जो कि उस नोटिस को ही अवैध बनाते हैं। तो इस तरह के सारे क्रियाकलापों का हमने रिपोर्ट किया है, और इसी कारण रुष्ट होकर ये सब कार्रवाई हमारे खिलाफ करी गई है।
अभिजात जी, अभी हाल में ही इलाहाबाद की एक संस्था ने आपके प्रधान आयुक्त के ऊपर एक आरोप लगाया है कि उन्होंने गलत तरीके से उस संस्था का जो है फंड रिलीज किया है। तो क्या इस तरह के और भी मामले हैं, या इस मामले को आप कितना सही बता सकते हैं, या ये कितना तरीके से सही है? देखिए वो हमने भी पढ़ा है और इसमें एक्चुअली वो तो जांच का विषय है और कुछ पॉइंट उठाए गए हैं जो कि वैलिड लगते हैं, लेकिन उसमें एक थारो जांच होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह का अगर आरोप लगता है तो क्योंकि सब पब्लिक ऑफिसर्स हैं और प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ बहुत मैटर करती है और सब ट्रांसपेरेंट है होने चाहिए। और अगर इस तरह का कोई आरोप लगता है तो उसकी थारो जांच जरूर होनी चाहिए। और ऐसा जैसे कि एसफील्डीआर में वाले मामले में भी 207 करोड़ का था, उसमें भी प्राइमा फेसी लगता था कि गड़बड़ी हुई है, और इस मामले में भी ऐसा लगता है कि गड़बड़ी हुई है। और जैसे कि अभी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें इनको लगता है कि ये कंप्लेन हमारे द्वारा या हमारे उससे करी गई है। तो वैसे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई भी कंप्लेन करी जाती है तो उस डिपार्टमेंट का तो ये दायित्व है कि उसकी जांच कराए और जो भी इसमें गड़बड़ करी गई है उसको सजा दे, और रादर कि वो ये देखे कि किसने किया है, क्यों किया है। इससे ज़्यादा देखे कि क्या गड़बड़ी हुई है, क्या ये वास्तव में सही है शिकायत, और उसमें जनता का अगर कुछ नुकसान हुआ है और या किसी अधिकारी ने अनुचित लाभ लिया है या दिया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए सबसे पहले कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है। और ना कि ये खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई, क्योंकि नागरिक का कर्तव्य है कि आपको सूचना दे, और आपका एज ए पब्लिक ऑफिसर एक कर्तव्य है कि अगर भ्रष्टाचार की आपको सूचना मिलती है तो उसमें सही कार्रवाई करके त्वरित जांच करके उसमें अपना दें कि भले वो गलत है कि सही है, ये आप बताएं, ना कि उसको सालों तक आप लटकाते रहें और उसमें कोई कार्रवाई ना करें। अभी बीते दिनों में आपने एक कंप्लेन और की थी, जिसमें आपने अधिकारियों द्वारा बड़े बड़े कमरे बनाने के लिए बिल्डिंग में कुछ गलत तरीके से नक्शा पास कराना या गलत तरीके से निर्माण कराना, इसकी भी शिकायत आपने की थी। उस शिकायत में क्या हुआ? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं, सबके अधिकारियों के लिए कमरे फिक्स हैं। कोई भी चीज़ आर्बिट्रेरी नहीं, सबके लिए एक कानून बना है, सबके एक नॉर्म फिक्स है। कमेटी बनाती है और एक नोटिफिकेशन निकालती है कि ये इनके लिए इतना कमरा होगा, इतना बड़े नाप का कमरा होगा, जिससे वो अपना कार्य को निष्पादित कर सकें। सबके लिए वो ये फिक्स किया हुआ है, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे सुपरिटेंडेंट्स हो, चाहे एसी हो। लेकिन इस विभाग में मनमानी का ये आलम है कि ये लोग अपने मन चाहे जितने भी बड़े कमरे ले लेते हैं, और इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट को उनके नॉर्म्स के हिसाब से भी कमरे नहीं मिलते हैं और उनको मतलब मछली बाजार टाइप के बना देते हैं। तो करीब इन लोग ने 1,000 स्क्वायर फीट के कमरे लिए, जबकि इनका नॉर्म 250 स्क्वायर फीट है। तो इसी के खिलाफ जब इन्होंने एक नक्शा, नई बिल्डिंग बन रहा था, तो हमने कहा कि भाई नई बिल्डिंग बन रही है तो इसमें कम से कम नॉर्म से बनाइए। जो पुरानी बन गई है वो तो चलिए बात की बात है, जो नई है तो उसमें बनाए। उस पर हमने काफ़ी कंप्लेंट्स करी CPWD, और ये सब CPWD के मिली भगत से करते हैं। उनको भी कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तभी वो इस तरीके का नॉर्म्स को अनदेखा करके नक्शा बनाता है। तो इसकी कंप्लेन हमने लगातार कंप्लेंट करी, लेकिन जैसे कि आपको बताया कि DGOV जो इनकी कंप्लेंट हैंडल करता है ग्रुप ए की, वो सारी कंप्लेंट इस तरह की दबा लेता है, क्योंकि ये एक कुछ लोगों का ये पूरी तरीके से गैंगिंग करके ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसमें हमने जब कंप्लेन करी और ये नहीं माने तो हमको एट लास्ट हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, और एसोसिएशन ने उस पर एक हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है, जिसमें अभी सुनवाई नहीं हो पा रही, किसी कारणों से नंबर नहीं आ पा रहा है। और उसमें हमने यही दायर किया कि भाई ये पब्लिक मनी है, और ये जो पब्लिक ऑफिसर हैं वो पब्लिक मनी का दुरुपयोग किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। ये ड्यूटी से बाउंड हैं और सरकार के वो हैं। आप सोचिए, जब खुले आम अगर पब्लिक मनी का जो कोई दुरुपयोग होता है, तो सोचिए कि भ्रष्टाचार का फिर वो पब्लिक को कैसे, वो भ्रष्टाचार का क्या आलम होगा, और वो पब्लिक को सर्विस कैसे दे पाएंगे। जब आप इंटरनली इतनी चीज़ें लेने के लिए हैं कि हमको बड़ा कमरा चाहिए 1,000 स्क्वायर फीट का, आप सोचिए कि 350 स्क्वायर फीट का तो जो PM आवास योजना का मकान होता है, उससे भी बड़े आप कमरे लेना चाह रहे हैं। तो आप सोचिए कि कैसे आप पब्लिक सर्विस अच्छी दे पाएंगे। तो इसीलिए ये इंटरनल फंक्शनिंग से रिलेटेड जब तक मुद्दे सही नहीं किए जाएंगे, जो कि रूट कॉज है करप्शन का, और वो जब तक नहीं ख़त्म किया जाएगा, तो करप्शन पूरी तरह से विजय, जैसे कि मोदी जी ने सपना देखा हुआ है, वो हासिल करना मुश्किल है। इलाहाबाद की संस्था द्वारा जो शिकायत की गई है उसमें एक हाई कोर्ट के एक फ़ैसले की बात कही गई है। कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी टैक्स का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
तो क्या जब मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है तो क्या उसको रिफंड दिया जा सकता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, इस बारे में मैंने जो पढ़ा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक सबरीना अब्राहम का जजमेंट है, जिसका जिक्र शायद जो कागज़ लगा हुआ है लीगल ओपिनियन में भी किया गया है। उसमें ये कहते हैं कि आप जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है वो एकल स्वामित्व वाली फर्म होती है, और उसका जो अगर प्रोप्राइटर मर जाता है तो उसकी सारी जो है फर्म डिज़ोल्व हो जाती है। तो और हमारे जो कानून में सेंट्रल एक्साइज एक्ट में सेक्शन 11 जो रिकवरी के लिए है, उस कानून में केवल बात उस पर्सन की है जिसकी कंपनी की है। जो मृत्यु उपरांत उसका क्या होगा, उससे रिकवरी की कोई बात नहीं लिखी हुई है। जबकि इनकम टैक्स में एक अलग से सेक्शन जोड़ा गया है, सब सेक्शन, जिसमें ये लिखा गया है कि उनके लीगल एयर से मृत्यु उपरांत हम वसूली कर सकते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि आप अगर कर का मूल्यांकन किसी का भी नोटिस वो करते हैं तो दो चीज़ हो सकती हैं। या तो वो नोटिस में जो कर की डिमांड करी गई हो वो कंफर्म हो जाए। मान लीजिए कि 5 करोड़ की डिमांड करी है तो 5 करोड़ कंफर्म हो जाए और 5 करोड़ आपको उससे वसूलने हैं। या हो सकता है कि डिमांड ड्रॉप हो जाए, कि डिमांड सही नहीं है और उन्होंने जो अपना पक्ष रखा उसके हिसाब से ये टैक्स नहीं बनता है। लेकिन दोनों ही स्थिति में अगर आपकी मान लीजिए कि शुल्क कंफर्म हो जाता है, तो आप उससे लेकिन वसूल नहीं सकते। अगर मान लीजिए इस मामले में शुल्क कंफर्म हो जाता तो आप इसको वसूल नहीं सकते। तो अगर आप इस तरह का न्याय निर्णयन कर रहे हैं जिसमें आप वसूली नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक ही रास्ता होता है कि भाई आप इसको मत करिए। अगर कर भी रहे हैं तो ठीक है, कर दिया आपने, उसको कर दिया, लेकिन फिर भी जो उसमें लीगल एयर वाली बात होती है उसको प्रमाणित करने के लिए जो उसमें बात लिखी हुई है कि विल जो है उसमें प्रोबेट नहीं था। विल जो कानून की भाषा में होता है, विल एक इच्छा है किसी की जो रिकॉर्ड की जाती है। और लेकिन जब उसके मरने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उस विल को एग्जीक्यूट किया जाता है और उसको लीगली इन्फोर्स कराया जाता है कि भाई अब आप जो विल में लिखा है उसको ग्रहण करने के लिए, उस एसेट्स को लेने के लिए आप अब लीगली रूप से हैं। तो वो प्रोबेट ऐसा आरोप लगाया गया है कि नहीं है। अगर नहीं है तो देना उचित नहीं लगता है। अगर है तो तब तो सही है कि प्रोबेट है, अब रिफ़ंड बन गया है तो शायद दिया जा सकता हो। और उसमें पूरा निटी-गिटी तो फाइल देखने के बाद ही पता चल पाएगी क्या है। अभी जो आपको लेटर दिया गया है या आप पे जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कहा गया है कि आपकी संस्था को अभी सरकार से मान्यता नहीं प्राप्त है, इस बारे में थोड़ा आप बताइए। हाँ, ये एक्चुअली गलत वो है और कानून का एक्चुअली मजाक उड़ाया गया है। हमारी जो एसोसिएशन थी वो 2007 से लगातार रिकॉग्नाइज़ थी, और उसमें ये कानून है कि हर 5 साल में जो है उसका मेंबरशिप का रीवेरिफिकेशन भारत सरकार और मंत्रालय करेगा या डिपार्टमेंट करेगा। वो उनका काम था। हमारा क्या काम होता है, हमारा काम होता है डीडीओ से अपना हमारे मेंबर जो है पैसे कटाते हैं, मेंबरशिप होता है। 35% प्लस मेंबरशिप में हमारे को रिकॉग्निशन मिलता है। तो हमारा जो लगातार रिकॉग्निशन था, जो बीच का पीरियड था उसमें जो हमारा 2021 में रिकॉग्निशन का 5 साल ख़त्म हो रहा था, तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो जो है उसको वो करे, रीवेरिफिकेशन करे अगर करना चाहे, और नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। लेकिन जब तक किसी भी एसोसिएशन का रिकॉग्निशन विथड्रॉ नहीं किया जाता तब तक वो रिकॉग्नाइज रहता ही है, और इसमें कोई भी लीगल वो नहीं है। इसमें कई जजमेंट हैं हाई कोर्ट के, और हाई कोर्ट तक के कई जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि आपको उसको एक प्रोसेस के तौर पे ही उसका डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हमारा एसोसिएशन हमेशा से रिकॉग्नाइज रहा, और इनमें इनकी भूल थी कि जो इन्होंने टाइमली ये रिन्यूअल नहीं इनिशिएट किया, और इनका ये मानना भी गलत है। जब तक कि मिनिस्ट्री खुद, जो भी रिकॉग्निशन का स्टेटस है मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, जब तक मिनिस्ट्री खुद नहीं कहेगी कि ये एसोसिएशन डी रिकॉग्नाइज है, तब तक एसोसिएशन को डी रिकॉग्नाइज नहीं माना जा सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ाई जारी ही रहेगी, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारा पूरी सरकार जो है इसके खिलाफ खड़ी हुई है, और हम उनके साथ कंधे पे कंधा मिला के लड़ेंगे, चाहे अंदर रहें और चाहे बाहर रहें। दूसरी बात है कि अभी जो हमारी है, हमने अपील एक फ़ाइल करी हुई है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सर के पास, और मैं उनसे खुद मिला था और मैंने उनसे कहा कि आप इसको देखिए, और इसमें जो भी अगर कोई ऐसा मामला आपको दिखता भी है, कोई विजिलेंस एंगल तो है नहीं, और कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई मिसकंडक्ट हो, तो इसको देखिए और आप उचित निर्णय लीजिए जो कि वैधानिक हो और जो कि सही हो, और आप किसी से इन्फ्लुएंस ना होइए। इसी आधार पे मैंने उनको बात करी और उनसे जल्दी निर्णय लेने की अपील करी हुई है। साथ ही अगर यहाँ से हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे कोर्ट का रुख करेंगे, और ये लड़ाई हमेशा के लिए जारी रहेगी।
सीजीएसटी विभाग लखनऊ में जिस तरह से भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं अधिकारियों के ऊपर, और जो अधिकारियों पे आरोप लगाए जा रहे हैं उनको जो है कोई जांच भी नहीं की जा रही है, और जो इस पे इंस्पेक्टर एसोसिएशन काम कर रहा है उन्हीं लोगों को इसमें प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी आपने सुना, अब्जाज जी ने बताया कि वो गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं। ई ऑफिस को लागू अभी तक नहीं किया गया है, कर्मचारियों को गलत तरीके से प्रमोशन दिया गया है। ये मुद्दा भी हमारे द्वारा ही उठाया गया था, जिस पे बाद में उन लोगों को डिमोट भी किया गया। कई फंड हैं सरकार अधिकारियों के पास जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इन सब पे लगाम नहीं लग पा रही है और कहीं भी इसकी जांच भी नहीं हो रही है। अगर कोई पत्र लिखा जाता है आरोप लगाकर तो उसको भी जो है कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ताकि अधिकारी अपने आप को बचा सकें। अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए अपने कर्मचारियों को भी बर्खास्त करने से और जांच करने से पीछे नहीं हटते हैं। हमारी सरकार से अपील है कि वो सभी मुद्दों की जांच करे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे।